यहाँ पर हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जिसे आज हम खत्म करेंगे। विभाजन चल रहा था बेटा, हम जो बात कर रहे थे कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन, जिसे आज कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ हमारा ये अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जी आज क्या पढ़ने वाले हैं, अर्धसूत्री विभाजन खत्म करने वाले हैं। लास्ट में लेकर आऊंगा क्या, क्विज। ठीक है, आर यू रेडी? चलें आगे। आइए हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, कि अर्धसूत्री विभाजन की दो भाग थे, अर्धसूत्री प्रथम मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है अर्धसूत्री सेकंड, बता दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो लेक्चर में, कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो अवस्था होती है उस अवस्था का नाम क्या था, याद आ रहा है? अंतरावस्था के अंतरालावस्था, अंतरालावस्था जिसमें एस अवस्था नहीं होती है। ये सब बताया है मेरे भाई, और बोला था पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे। आइए एक बार बता दूं क्या क्या था, देख लीजिएगा बेटा। ये हमारी कोशिका जिसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं मान लेते हैं, जिसमें क्या होएगा, अर्धसूत्री प्रथम होएगा, मियोसिस फर्स्ट होएगा, ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट की 4 अवस्थाएं होंगी। मियोसिस फर्स्ट क्या है, विभाजन है, जिसमें केंद्रक का विभाजन होएगा, ठीक है, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट होएगी यानी पूर्वावस्था प्रथम, मेटाफेज फर्स्ट होएगी मध्यावस्था प्रथम, एनाफेज फर्स्ट होएगी पश्चावस्था प्रथम, और टीलोफेज होएगी फर्स्ट यानी अंत्यावस्था प्रथम। और ये भी बोला था कि यहाँ पर जो प्रोफेज फर्स्ट है ये फिर से 5 अवस्थाओं से बनी हुई है। कितनी अवस्थाओं से? 5 अवस्था मिलकर, कितनी अवस्थाएं बेटा? 5 अवस्था मिलकर किसका निर्माण करेंगी, प्रोफेज फर्स्ट का, बताया था। फिर साहब जब हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट का मतलब केंद्रक का विभाजन मुख्य रूप से, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। भैया हमारे पास 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी, एक में 23 गुणसूत्र, दूसरे में भी 23 गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रता हो गई है आधी, हाफ। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक में आपने गुणसूत्रों की संख्या आधी कर दी है, हम यही तो चाहते थे, हम यही तो चाहते थे, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी करना चाहते थे। ठीक है, चलो कर दी। अब ये कोशिकाएं वापस से क्या होंगी, बड़ी हो गई हैं। चलो जी 23 यहाँ, 23 यहाँ, अब ये कौन सी अवस्था में जाएंगी, G1, और उसके बाद S नहीं आएगी, कौन सी आएगी, G2 आएगी। यहां से यहां तक ये जो वृद्धि अवस्था थी इसको हमने बोला था अंतराला अवस्था, इंटरकाइनेसिस। ये मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई, जो बार बार ये पूछ रहे होंगे ये क्या है, ये क्या है, मैं पहले ही बता दूं कि ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अंतरालावस्था एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी अंतरावस्था जिसमें एस अवस्था नहीं होएगी, बाकी G1 और G2 होएगी, उसको हम बोलते हैं अंतरालावस्था, इंटरकाइनेसिस। अब ठीक है, अब इन दोनों कोशिका में होएगा मियोसिस सेकंड, और ये मैंने आपको बता दिया मियोसिस सेकंड जो है वो किसके जैसा है, समसूत्री के जैसा। अब मेरे ख्याल से आप में से किसी बच्चे के मन में ये प्रश्न उठेगा, उठा भी होगा, है ना, कि सर जब आप अर्धसूत्री की बात कर रहे हैं तो अर्धसूत्री तो आपने करा दिया, गुणसूत्रों की संख्या तो आधी कर दी है, फिर वापस से मियोसिस सेकंड कराने की क्या जरूरत है? पूछेंगे ना कि सर जब हो गई गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है तो फिर मियोसिस सेकंड क्यों करा रहे हैं, जो माइटोसिस के जैसी है, जो समसूत्री के जैसी, क्यों करा रहे हैं इन 2 कोशिकाओं में? आंसर बहुत सिंपल सा है, आएगा ना ये मन में? आंसर बहुत सिंपल सा है, वो ये कि हर जीव, ध्यान से सुनना, हर जीव चाहता है कि उसकी पीढ़ी इस पृथ्वी पर, मतलब हर जीव चाहता है कि उसकी जाति इस पृथ्वी पर बनी रहे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर जीव चाहता है कि उसकी जाति इस पृथ्वी पर बनी रहे। जरा सोचे, मनुष्य नहीं चाहता कि मनुष्य इस पृथ्वी पर बने रहे, है ना? अब एक मनुष्य चाहता है कि उसकी संतान उत्पन्न हो। अब कैसे उत्पन्न हो साहब, युग्मक उत्पन्न करेगा वो। अब आप मुझे बताएं कि अगर मुझे युग्मक उत्पन्न करने हैं तो मैं थोड़े से युग्मक उत्पन्न करूंगा कि ज्यादा युग्मक उत्पन्न करूंगा? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा, क्योंकि चांसेस जो होंगे निषेचन के
कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ जब जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निषेचन। वो ज्यादा कब होंगे, चांसेस जो होंगे निषेचन के, चांसेस जो होंगे फर्टिलाइजेशन के, वो ज्यादा कब होंगे, जब युग्मकों की संख्या ज्यादा हो। अब साहब युग्मकों की संख्या अगर ज्यादा करनी है तो जरा सोचिए, अगर मैंने सिर्फ अर्धसूत्री प्रथम कराया तो मेरे पास 2 कोशिका बन रही है, लेकिन अगर मैं अर्धसूत्री सेकंड करा दूंगा तो कितनी बन जाएंगी, 4 बनेगी कि नहीं बनेगी। अब जरा सोचिए, जो चारों कोशिकाएं बनेंगी क्या वो अगुणित है या नहीं है ना। अब इमेजिन करें, क्या ज्यादा नंबर में कोशिका बन रही है या नहीं बन रही, युग्मकों की संख्या ज्यादा बनेगी या नहीं बनेगी। इसी कारण हम कराते हैं मियोसिस सेकेंड। क्या कराते हैं, मियोसिस सेकेंड कराते हैं, ताकि ज्यादा संख्या में युग्मकों का निर्माण हो, ज्यादा संख्या में युग्मकों का निर्माण हो। तो ये था रीजन मेरे प्यारे बच्चे आपको समझाने का कि क्यों है मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये मियोसिस सेकेंड क्यों हो रही है, ताकि युग्मक गैमेट्स की संख्या ज्यादा बन सके, इसीलिए मियोसिस सेकेंड होता है। टनाटन टन क्लियर है। चलें आगे। अब जरा सोचिए इस चैप्टर में क्या बचा है, ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। इस चैप्टर में मात्र हमें पढ़ना है ये मियोसिस फर्स्ट, मात्र ये पढ़ना है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड किसके जैसा है बेटा, समसूत्री के जैसा, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल समसूत्री के जैसा है। उसमें जैसे प्रोफेज थी ऐसे यहाँ पर भी प्रोफेज सेकंड जो यहाँ की है वो समसूत्री की प्रोफेज के जैसी है। यहाँ पर जो मेटाफेज सेकंड है यानी मध्यावस्था सेकंड, यहाँ पर एनाफेज सेकंड, यहाँ पर टीलोफेज सेकंड जो है वो बिल्कुल वैसी है जैसी समसूत्री में हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ी थी, डिट्टो सेम टू सेम है। समझ में आ गया। तभी तो हमने क्या बोला, मियोसिस सेकंड किसके जैसा है, समसूत्री के जैसा। तो इस चैप्टर में मात्र बचा है ये, इसे हमें पढ़ना है। इसकी 4 अवस्थाएं ये पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली पूर्वावस्था प्रथम की 5 अवस्थाएं पढ़नी है। ठीक है, अब 5 अवस्था कौन सी है मैं आपको बता चुका हूं, तो मेरे ख्याल से आपने नाम सुना होगा, बताया था ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। याद है, नहीं याद, वापस से दिखा देता हूं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, अर्धसूत्री प्रथम। अर्धसूत्री प्रथम में भी सबसे पहले प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, प्रोफेज प्रथम यानी पूर्वावस्था प्रथम, यही पढ़ रहे हैं ना, पूर्वावस्था प्रथम पढ़ रहे हैं ना, प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं। अब इसकी 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन वो 5 अवस्थाएं पढ़ने से पहले एक बिंदु ध्यान से सुनना। क्या, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, सुनना। समसूत्री विभाजन में क्या पूर्वावस्था थी? हाँ थी। लेकिन क्या ध्यान से सोचो, क्या समसूत्री विभाजन की जो पूर्वावस्था थी, क्या समसूत्री विभाजन की जो पूर्वावस्था थी, उस पूर्वावस्था के 5 उप अवस्थाएं थी क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पूर्वावस्था है उसकी 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, नाम देख लीजिए। सबसे पहले तनुपट यानी लेप्टोटीन, फिर युग्मपट यानी जाइगोटीन, फिर आपका स्थूलपट यानी पैकेटीन, फिर आपका द्विपट यानी डिप्लोटीन, और लास्ट है पारगतिक्रम यानी डायाकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाओं में बट गई है, 5 अवस्थाओं से मिलकर बनी हुई है। कौन? पूर्वावस्था प्रथम यानी प्रोफेज 1। तो अब आप मुझे बताएं, क्या समसूत्री की जो पूर्वावस्था है और अर्धसूत्री प्रथम की जो पूर्वावस्था प्रथम है, वापस से सुनना मेरे शब्द को, क्या बोला मैंने, जो समसूत्री विभाजन की प्रोफेज थी, पूर्वावस्था थी वो, और अर्धसूत्री प्रथम की जो पूर्वावस्था प्रथम है, क्या सेम है या अलग अलग है? आप बोलेंगे अलग अलग है, यहाँ ये 5 अवस्थाओं से बनी है ना। और अब आप मुझे बताएं, अलग तो है, लंबी कौन सी है? यही होगी, 5 अवस्थाओं से बनी हुई है, तो लंबी कौन सी होगी? वो पूर्वावस्था जो समसूत्री की थी कि ये पूर्वावस्था प्रथम? ऑब्वियस सी बात है ये होगी ना। तो याद रखना है बेटा जी, ये समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से अलग होती है और
लंबी होती है। समझ आया, पैसे मिले मुझे, समझ नहीं रहा बात को। मेरे ख्याल से ये बिंदु समझ में आ गया होगा। पूर्व अवस्था जो समसूत्री की थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, याद करिए, गुण सूत्रों को संघनन हुआ था, केंद्र का आवरण गायब हो गया था, तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंच गए थे, तरकु तंतु निकाल दिए थे, ये सब पढ़ा था ना। यहाँ पर होगा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी होने वाला है, कुछ अतिरिक्त चीज होने वाली है। क्या होने वाली है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज, क्या ये 5 अवस्थाओं के नाम याद हो जाएंगे? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, तनुपट, स्थूल तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगतिक्रम। ये 5 अवस्थाएं आपने याद रखनी है, इसी क्रम में याद रखनी है जो पूर्व अवस्था प्रथम की। अब ध्यान से सुनना, मैक्सिमम प्रश्न नीट के जो होते हैं वो 3 अवस्थाओं से बनते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो 5 अवस्थाएं ना, इनमें से मैक्सिमम प्रश्न नीट के 3 अवस्थाओं से आते हैं। और वो 3 अवस्थाएं बेटा ध्यान से सुनिए, सबसे पहले युग्मपट, ये वाली, फिर उसके बाद स्थूलपट, ये वाली, और फिर उसके बाद द्विपट। ये 3 अवस्थाओं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 अवस्थाओं में कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला शब्द जो आपको युग्मपट में याद रखना है, जो मैं बता रहा हूं, सिनेप्सिस। ये शब्द आपने नहीं भूलना है, ये वर्ड याद रखना है आपने। क्या? सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस आपको देखने को मिलेगा किसमें बेटा जी? युग्मपट में, यानी जाइगोटीन में। वर्ड याद रखना, सिनेप्सिस। देखने को, अभी आप पूछेंगे क्या होता है, बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये 3 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से ही मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं। सिनेप्सिस वर्ड जो है, शब्द जो है, ये सुनने को मिलेगा आपको किसमें? युग्मपट में। ठीक। दूसरा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं, अब इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो इस अवस्था से आते हैं। किससे? स्थूलपट, पैकेटीन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने एक शब्द याद रखना। क्या? जीन विनिमय। जीन विनिमय बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या? जीन विनिमय याद रखना है आप। अभी बताऊंगा क्या होता है जीन विनिमय। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा। जीन विनिमय किस में होएगा? स्थूलपट में, पैकेटीन में। सिनेप्सिस किस में होएगा? युग्मपट में। और आखिरी चीज जो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, वो है काइजमेटा। काइजमेटा। ठीक है, ये 3 शब्द आपने याद रखने हैं, और ये याद रखना कि कौन सा शब्द कौन सी अवस्था के लिए है। ठीक है, बस इन 3 से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया इन 3 अवस्थाओं को तो हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पूर्वावस्था प्रथम की। कौन बेटा? तनुपट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? तनुपट यानी लेप्टोटीन। बच्चों, इस अवस्था में मात्र एक बिंदु याद रखना, सिर्फ एक बिंदु। क्या? ध्यान से सुनना, सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या? क्रोमेटिन। अगर आपको याद आ रहा हो, क्रोमेटिन का संघनन। याद आ रहा है ये शब्द? संघनन, संघनित। इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। याद आ रहा है क्रोमेटिन क्या था? एक जाल था क्रोमेटिड्स का। याद आ रहा है? ये संघनित होकर क्या बनाया था? याद करिए, पढ़ा हुआ है हमने, पढ़ा हुआ है, याद करिए। समसूत्री की पूर्वावस्था में हमने नहीं पढ़ा था क्या? कि क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाता है, क्रोमेटिन छोटा हो जाता है, संघनित हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, संघनन हो जाता है, और क्या बनाता है? गुण सूत्र बनाता है। गुण सूत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। बस इतना सा याद रखना है आपने। किसमें? तनुपट में। खल्लास, इतनी सी बात। अब आप मुझे बताएं, क्या मैंने यहां पर केंद्र का आवरण को खत्म किया? नहीं। क्या मैंने यहां पर जो तारक केंद्र है उनको ध्रुवों पर लेकर गया? नहीं। क्या तरकु तंतुओं का निर्माण हुआ? नहीं।
क्या कोशिका के अंगक जो हैं वो विलुप्त हो गए, दिखाई देना बंद हो गए? नहीं। क्या कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो गया? नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज हुई है जो हमने पूर्वावस्था में पढ़ी थी समसूत्री के, याद आ रहा है क्या? ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है किसमें? इस तनुपट में लैप्टोटीन अवस्था में। याद रखना है, अर्धसूत्री प्रथम की पूर्वावस्था, प्रथम की पहली अवस्था कौन? तनुपट। भारी पड़ सकता है ना मामला? इजी तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई, भारी है सारी चीजें, याद करना पड़ेगा, है ना? तो भैया आपने इतना सा बिंदु याद रखना है कि इस अवस्था में क्या हुआ है? गुण सूत्रों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब आप मुझे बताना, क्या आपको यह शब्द याद आ रहा है? समजात गुणसूत्र याद आ रहा है? समजात गुणसूत्र भूले तो नहीं है? क्रोमोसोम 1 मुझे मेरी मम्मी से मिला, क्रोमोसोम 1 मुझे मेरे पापा से मिला, जो आकार की रूप से समान है। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? उनको हमने क्या बोला था? समजात गुणसूत्र। अब इधर देखिएगा बेटा, ये देखिए, ये है गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये गुणसूत्र थोड़ा है, बना रहा हूं, रुक जाओ। देखो, ये गुणसूत्र है। नहीं, आप बोलेंगे सर ये भी गुणसूत्र नहीं है। गुणसूत्र तो ये होता है जो अब आप बना रहे हो। बच्चों याद है आपको, ये मैं पहले भी चीज बता चुका हूं आपको कि गुणसूत्र के अंदर या गुणसूत्र किससे बना होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो कृपया करके टाइम वेस्ट मत करवाइएगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है गुणसूत्र, ये भी है गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है तो ये भी क्या है? गुणसूत्र ही है। तुम्हारे तो कागज आए दोनों, बस फर्क कितना सा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो गुणसूत्र था ये 2 क्रोमेटिड से बना हुआ था। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, लो जी भाई, बस अभी इधर मुझे बताओ, इतने से गुणसूत्र को देखकर मुझे बताओ, बस इतने से गुणसूत्र को देखकर मुझे बताओ, क्या ये गुणसूत्र है? आप बोलेंगे हाँ ये गुणसूत्र है। मैंने कहा चलो जी, बहुत अच्छी बात है। इस गुणसूत्र में क्या क्रोमेटिड है? अर्ध गुणसूत्र है। जरा सोचिए, ये क्रोमेटिड है या नहीं है? है या नहीं है? आप बोलेंगे हाँ सर ये एक क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, और ये भी क्या है? क्रोमेटिड है। ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है। आया समझ में? मैंने इसको बोला गुणसूत्र पहला, फर्स्ट क्रोमोसोम। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम पहले का ये जो क्रोमेटिड अर्ध गुणसूत्र है, ये भी तो पहले का ही भाग है ना, तो पहला ही कहलाएगा। और ये भी किसका भाग है? ये वाला किसका भाग है? पहले का। तो ये भी क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड, क्रोमेटिड फर्स्ट। इसमें क्या कंफ्यूजन हो गई? सिंपल सा, ये क्रोमेटिड फर्स्ट, ये क्रोमेटिड फर्स्ट, ये अर्ध गुणसूत्र पहला, ये अर्ध गुणसूत्र पहला। 2 आधे आधे गुणसूत्र जो थे मिलकर एक पूर्ण गुणसूत्र बना दिया। पूर्ण गुणसूत्र पहला, खत्म। इतनी सी बात है। बताएं, समझ में आया? अब आप मुझे बताएं, ये है एक गुणसूत्र, ठीक है, और इधर देखिए, ये भी एक गुणसूत्र। ठीक है भैया, अब आप मुझे बताना, मैंने बोला ये दोनों गुणसूत्र जो हैं, ये गुणसूत्र पहला, ये भी गुणसूत्र कौन है बेटा? पहला है। ये मम्मी का था, छाननी तो पड़ेगी। ये मदर से आया हुआ था मेरे अंदर। सही है। किससे आया था? मदर से आया था। मंथ कर दिया मैंने, मदर से यानी माता से। और ये किससे आया बेटा? फादर से यानी पिता से। हम ये ऑलरेडी पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है बेटा? एक दूसरे के समजात गुणसूत्र है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछना चाहूंगा, सोच समझकर मुझे बताएं,
ये जो आपके अर्ध गुणसूत्र, ये जो आपके गुणसूत्र हैं, ये दोनों, जिनको हमने क्या बोला है, समजात गुणसूत्र बोला है, जिनको हमने क्या बोला है बच्चों, समजात गुणसूत्र बोला है। देखिएगा, इन दोनों को हमने क्या बोला है, समजात गुणसूत्र। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, क्या ये समजात गुणसूत्र? आप बोला हाँ। बेटा इनका निर्माण किसमें हो गया मेरे भाई? तनुपट अवस्था में। तो यही तो पूछा मैंने कि क्रोमेटिन संघनित होकर क्या बनाया? आपने बोला सर गुणसूत्र बना दिया। मेरे अंदर कितने गुणसूत्र थे? मैंने आपसे पूछा। एक केंद्रक में कितने थे मेरे अंदर? 46। कितने थे? 46 थे ना। अब आप मुझे बताएं, वो गुणसूत्र जो होंगे 46 जो होंगे, क्या 23 जोड़ी नहीं है? 23 पेयर नहीं है क्या? वो 23 जोड़ी मेरे अंदर नहीं, ये मैंने पहले भी बताया था, लड़के में नहीं लड़की में 23 जोड़ी समजात गुणसूत्र होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि लिंगी गुणसूत्र मेरे अंदर XY है, जबकि स्त्री के अंदर, मादा के अंदर XX है, तो वो होंगे समजात गुणसूत्र। इसको डिटेल में ना जाते हुए अभी सिंपल तरीके से समझते हैं। समजात गुणसूत्रों का निर्माण इस अवस्था में हो चुका है। किसका हो चुका है? समजात गुणसूत्रों का निर्माण, या सिंपल गुणसूत्रों का निर्माण हो चुका है। किसमें? तनुपट में। बस इतनी सी बात बतानी थी कि ये हैं भैया समजात गुणसूत्र। एक एक्स्ट्रा चीज और मैं बता रहा हूं, एक्स्ट्रा मतलब इसी में ही ध्यान से सुनना। बेटा मुझे बताएं, इस गुणसूत्र में कितनी भुजाएं हैं? देखकर मुझे बताएं जरा जल्दी से, इस गुणसूत्र में कितनी भुजाएं? इस गुणसूत्र में कितनी भुजाएं? देखो, आप बोलेंगे सर इसमें 4 हैं। अरे भोंदूलाल 4 दिख रही है क्या? ये पूरी एक भुजा है। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, देखो गुणसूत्र देखते हैं ऐसे, है ना, और सोचते हैं ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, टोटल भुजाएं कितनी है? 4। अरे नहीं मेरे भाई, ये डायग्राम ऐसे नहीं होता है। ये वास्तविक डायग्राम अगर हम देखते हैं तो ये इस तरीके से होता है। ये पूरी एक भुजा है, पूरी एक है ये, और ये पूरी एक है। अब जरा सोचिए कितनी भुजाएं हैं? एक ये, टोटल 2 भुजाएं हैं। किसमें? गुणसूत्र में, पूर्ण गुणसूत्र में। यानी ये जो क्रोमेटिड है ना, ये जो अर्ध गुणसूत्र है, ये एक भुजा है। किसकी? इस डीएनए की। ठीक है, ये भी एक भुजा है। किसकी? ये भी डीएनए नहीं, सॉरी, किसकी? गुणसूत्र की। ये भी एक भुजा, ये भी एक भुजा। टोटल कितनी भुजा? 2 भुजाएं। ये पूरी एक भुजा है, ये पूरी एक भुजा है, एक भुजा, और ये पूरी एक भुजा है। जैसे मैं हूं, मेरे ये 2 हाथ हैं, ये मेरी एक भुजा, ये मेरी दूसरी भुजा, हो गई 2 भुजाएं। उसी तरीके से गुणसूत्र में 2 भुजाएं, एक ये और एक ये। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना, 2 समजात गुण सूत्र में कितनी भुजाएं हैं टोटल? समजात गुण सूत्रों में टोटल कितनी भुजाएं हैं? 4। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल कितनी भुजाएं हैं? 4। इतनी सी बात समझ में आ गई? चले, क्योंकि आगे ना शब्द थोड़े सा खिलावटी, खेलने वाले शब्द हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते, तो समझने की कोशिश करिएगा। इस गुणसूत्र में 2 भुजा, इस गुणसूत्र में 2 भुजा, दोनों है समजात गुणसूत्र। तो समजात गुणसूत्रों का जो जोड़ा होता है, उसमें टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 4। ठीक, अब आप मुझे बताना, देखो जैसे मैं हूं और एक मेरा भाई है, मेरी 2 भुजा, और अच्छा ऐसे नहीं, इसको अलग तरीके से, जैसे मैं हूं और एक मेरा भाई है, उसके 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 2 लड़कियां और मेरे भाई की भी 2 लड़कियां। ठीक है, एक मैं हूं, एक मेरा भाई है, मेरी 2 लड़कियां और उसकी 2 लड़कियां। मेरी जो 2 लड़कियां हैं, क्या वो आपस में सिस्टर कहलाएंगी? सिस्टर कहलाएंगी। इसकी, मेरे भाई की ये जो 2 लड़कियां हैं, वो आपस में सिस्टर कहलाएंगी या नहीं कहलाएंगी? आप बोलेंगे हाँ सर। इनको मैं क्या बोलूंगा? सिस्टर क्रोमेटिड बोलूंगा। सोचना, बोलूंगा। इन दोनों को आपस में क्या बोलूंगा? एक ही गुणसूत्र की 2 हैं बेटियां, बोलूंगा ना इन दोनों को सिस्टर। चलो जी, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन
लेकिन अब आप मुझे बताना, मेरी एक बेटी और मेरे भाई की एक बेटी दोनों पास पास आ गई, क्या वो दोनों सिस्टर हैं? आप बोलेंगे सर वो भी तो सिस्टर है। चलो वैसे हम बोल सकते हैं हाँ, लेकिन क्या वो ब्लड सिस्टर है, खूनी रिश्ता है क्या? नहीं, वो उसकी बेटियां हैं, मेरी ये दो बेटियां हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताना, ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों, ये और ये, अब मुझे बताना क्या मैं इसको सिस्टर बोलूंगा कि नॉन सिस्टर बोलूंगा? अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। अरे भैया रिश्ता थोड़ा ना कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ समझाने के तौर पर मैं कह रहा था कि मेरी एक लड़की और मेरे एक भाई की एक लड़की, क्या वो दोनों सिस्टर होंगी क्या इस उपलक्ष्य में? नहीं, वो क्या कहलाएंगी? नॉन सिस्टर कहलाएंगी। भाई एक गुणसूत्र है, उसकी ये दो भुजाएं हैं, आपस में क्या कहलाएंगी? सिस्टर कहलाएंगी। इस गुणसूत्र की ये दो भुजाएं आपस में क्या कहलाएंगी? सिस्टर कहलाएंगी। लेकिन इस गुणसूत्र की ये भुजा और इस गुणसूत्र की ये भुजा आपस में अगर जुड़ेंगी तो जरा सोचिए मैं क्या बोलूंगा, कौन जुड़ रहा है? सिस्टर क्रोमेटेड जुड़ रहे हैं क्या? ये और ये सिस्टर है क्या? नहीं, ये क्या है? नॉन सिस्टर है। अब आप बोलेंगे सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नॉन सिस्टर को? पूछेंगे ना सर हिंदी में क्या बोलते हैं नॉन सिस्टर को? तो पहले सिस्टर को बता देता हूँ, सिस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी, यहाँ पर ध्यान से सुनना। सिस्टर क्रोमेटेड को हिंदी में बोलेंगे संतति अर्ध गुणसूत्र। संतति अर्ध गुणसूत्र, जबकि नॉन सिस्टर को, ये जो नॉन सिस्टर है, ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? असंतति अर्ध गुणसूत्र। असंतति अर्ध गुणसूत्र। बताएं क्या ये इतनी सी कहानी जो मैंने अभी बताई है समझ में आई है? सिंपल सा था, एक गुणसूत्र की ये दो भुजाएं हैं, आपस में एक दूसरे की सिस्टर है। इस गुणसूत्र की ये दो भुजाएं आपस में एक दूसरे की सिस्टर है, लेकिन ये एक अलग गुणसूत्र है, ये एक अलग गुणसूत्र है। ये मम्मी से आया हुआ, ये पापा से आया हुआ। अब इस पापा से आए हुए गुणसूत्र पहले की ये भुजा और मम्मी से आए हुए इस गुणसूत्र पहले की ये भुजा, ये दोनों आपस में संतति कहलाएंगी क्या? नहीं, ये क्या कहलाएंगी? असंतति अर्ध गुणसूत्र कहलाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड कहलाएंगी। बताएं इतनी सी बात समझ में आ गई है? चले, ये बताना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अब आने वाली है, मैंने बोला था ना 5 अवस्थाओं में से कौन सी 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, याद आ रहा है? सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, जो पहले इंपॉर्टेंट है कौन? युग्मपट, जाइगोटीन। प्रभु जरा सोच समझकर मुझे बताएं, यहां पर शब्द आ रहा है युग्म, युग्म वर्ड किससे आया होगा? युगल से। और युगल का मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर होता है। अब आप में से कईयों ने पूछा आपने, सर युगली क्या है? सर ये युगली क्या है? सर युगली पूछा ना, तो मैंने कहा था आएगा तो बताऊंगा। अब सुनना, अब आने वाला है युगली। ठीक है, एक युगली वर्ड है और एक चतुष्क वर्ड है, ये 2 शब्द हैं। ठीक है, चतुष्क को बोलते हैं इंग्लिश में टेट्राड और युगली को बोलते हैं बाइवेलेंट। अब साहब इन शब्दों का मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं। बड़े प्यार से समझाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए 700 रुपए, ये मैं एक 400-500 काले रंग का गुणसूत्र दिखा रहा हूं आपको, काले रंग का। कौन? क्रोमोसोम। इतना तो समझ में आ जाएगा ना, इंग्लिश में लिख रहा हूं क्रोमोसोम 1, मान लो मम्मी का। ठीक है, और दूसरा मैं दिखा रहा हूं लाल रंग का। ठीक है, ये भी है क्रोमोसोम 1, लेकिन पापा का। बताएं समझात है या नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझात है। मैंने कहा चलो जी बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, हर चीज परफेक्ट चाहिए, लो जी हर चीज परफेक्ट, अंदर डीएनए भी बना दिया। ठीक है, चले आगे। हाँ थोड़ा सा ये नीचे हो गया, इतना थोड़ा सा समझ लेना, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, बराबर होएगा लगभग। आप बोलेंगे नहीं सर बनाओ, लो जी भैया बना देता हूं, ये लो बस। ठीक है, खुश, राजी, चलो चलो जी परफेक्ट। क्रोमोसोम 1 मम्मी का, क्रोमोसोम 1 पापा का, दोनों है समजात गुणसूत्र। बार बार नहीं लिखूंगा, क्या है समजात गुणसूत्र। ठीक है, डनाडन डन, क्लियर है। अब देखना क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। जरा सोच समझकर मुझे बस इतनी सी बात बता दो, क्या आपको दो समजात गुणसूत्रों की असंतति अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपने बोला क्या? वापस से सुनना, देखो उधर, ये दो समजात गुणसूत्र, इस गुणसूत्र की ये दोनों भुजाएं संतति, इस गुणसूत्र की ये दोनों भुजाएं संतति। ठीक, लेकिन ये इस गुणसूत्र की ये और इस गुणसूत्र की ये दोनों आपस में कैसी थी? असंतति थी। क्या आपको असंतति क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र समजात गुणसूत्रों के शब्दों की अहमियत को समझना मेरे भाई। क्या बोला मैंने? समजात गुणसूत्रों की असंतति अर्ध गुणसूत्र या असंतति क्रोमेटिड आपस में फ्यूज होते, आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? बस इतनी सी बात। जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं? अब आप मुझे बताएं, युग्म वर्ड का मेन मीनिंग होता है जोड़ा, यानी जोड़ा किसका होता है? जब कोई चीज जुड़ती है। मुझे बताना क्या यहां पर जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं ना, बस इतनी सी चीज ही तो पूछनी थी मेरे को। क्या मैं यहां पर ये नहीं बोल सकता कि जो समजात, ध्यान से सुनना, समजात गुण सूत्रों की, मैं लिख भी रहा हूं, समजात गुण सूत्रों की असंतति अर्ध गुण सूत्र, असंतति अर्ध गुण सूत्र आपस में जुड़ जाती है। यही लिखा है ना, सोचो, यही तो लिखा है। समजात गुण सूत्र थे क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1, उनकी कौन सी अर्ध गुण सूत्र, उनकी कौन सी असंतति क्रोमेटिड, है ना, आपस में क्या हो गई हैं? जुड़ गई हैं। चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, जब ये जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने से ये जो संरचना जो बन रही है, ध्यान से सुनना, ये पर्टिकुलरली ये वाली संरचना, ध्यान से सुनना, ये जो संरचना बन रही है ये वाली, जहां पर ये दोनों आपस में लिपट गई, जैसे ये मेरे दो हाथ हैं, ठीक है ना। अब ये तो क्या है? संतति है ना, ये मेरे दो हाथ हैं, ये तो संतति है। ये मेरे दो हाथ हैं, ये संतति है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, उसके दो हाथ हैं, उसकी संतति है, उसकी भुजाएं हैं। अब मैंने अपनी एक भुजा और सामने वाले ने अपनी एक भुजा एक दूसरे से लपेट ली। ये तो इस गुणसूत्र की ये वाली भुजा और इस गुणसूत्र की ये वाली भुजा एक दूसरे से क्या हो गई हैं? लिपट गई हैं, सब इस तरीके से जुड़ गई हैं। और जुड़ने से जो ये संरचना बन रही है ना, संरचना, इस संरचना को हमने बोला है, जिससे एक संरचना का निर्माण होता है। ध्यान से सुनना, जिससे एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे, ध्यान से सुनना, जिसे
नीमल सम्मिश्र या सिनैप्सिस, सिनैप्सिस कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों याद रखना अपनी जिंदगी भर ये शब्द का मतलब सिनैप्सिस क्या होता है। जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं, जिस जगह से जुड़ती है ना, मान लो ये मेरे दो हाथ हैं, यहां पर इस जगह पर जुड़े हैं, तो ये जो जगह होगी ये क्या कहलाएगी, सिनैप्सिस कहलाएगी। जहां पर दो चीजें आपस में जुड़ती हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। ठीक है, और उसी सिनैप्सिस से वर्ड हिंदी में जो बना है वो बना है सिनैप्टोनीमल सम्मिश्र। हिंदी में शब्द है सिनैप्टोनीमल सम्मिश्र, इंग्लिश में बोलते हैं सिनैप्सिस। मेरे भाई बस इतनी सी बात बता दीजिए, क्या सिनैप्सिस हो गया या नहीं हो गया, क्या जुड़ गई है या नहीं जुड़ गई है। कौन जुड़ी है, समजात गुणसूत्रों की असंतति अर्ध गुणसूत्र असंतति क्रोमेटिड आपस में जुड़ गई है। अब आपके तो मन में प्रश्न आएगा, सर आपने तो बताया था डीएनए पर आवेश नेगेटिव होता है, इस पर भी नेगेटिव होएगा, फिर ये कैसे जुड़ जाएंगे। बता रहा हूं, कोई ना कोई होएगा जो जबरदस्ती जोड़ेगा, कोई ना कोई होएगा जो जबरदस्ती जोड़ेगा। वो अभी बताने वालों कौन जोड़ रहा है। अभी सिर्फ इतना सा कि साहब जुड़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ना दो शब्द आते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया। एक शब्द था युगली, मैं कर दूंगा, नंबर लिखवा जा अपने। एक शब्द है युगली और एक शब्द था चतुष्क। आया ना, आप मुझे बस इतना सा देखकर मुझे बता दीजिए युगली वर्ड किससे आया, युगल से। किससे आया है, युगल से। और युगल का मतलब क्या होता है, पेयर। युगल का मतलब क्या होता है, जोड़ा यानी पेयर। तो आप बोलेंगे युग्म का मतलब, युग्म का मतलब एक्चुअली ना पेयर ना बोलकर, जोड़ा ना बोलकर बोलूंगा जुड़ना, फ्यूज। जैसे अभी लाइट आ गई तो अभी चढ़ा कर रख दूंगा। युगल का मीनिंग था क्या, युगल युगल दो जगह लिख दिया। बता, युग्म, युग्म का मतलब था फ्यूज, दो चीजें युग्मित हो रही हैं यानी फ्यूज्ड हो रही हैं। और युगल का मतलब होता है क्या, पेयर, एक जोड़ी, एक जोड़ा, युगली। हम बोलते हैं ना एक युगली, ये एक युगल जोड़ा है, बोलते हैं ना एक युगल जोड़ा है, एक लड़का एक लड़की युगल जोड़ा है, बोलते हैं ना। शादियां होती है ना, युगल जोड़े की शादी। तो युगल का मतलब क्या होता है, पेयर, जोड़ा, है ना। और युग्म का मतलब जुड़ना। अब आप मुझे बताएं, क्या इस अवस्था में युग्म हो रहा है, क्या इस अवस्था में जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। आप बोलेंगे हाँ सर जुड़ रहे हैं, यानी युग्म का मतलब तो समझ में आ गया। किसका, युग्म। युग्म का मतलब क्या था, जुड़ना। लेकिन ये युगली वर्ड का मतलब क्या था, पेयर। अब आप मुझे बताना, क्या यहाँ पर एक जोड़ी समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये कौन है, क्या ये जोड़ा नहीं है, क्या ये एक पेयर नहीं है ना। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए, कंफ्यूज मतलब, एक लड़का है एक लड़की है, आपस में जुड़ गए, शादी हो गई है ना। ये क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 1, एक मम्मी का एक पापा का, आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, युग्म। लेकिन जुड़ कौन रहा है, एक जोड़ा ही तो जुड़ रहा है, ये जोड़ा जुड़ रहा है। इसलिए युगली का मतलब क्या था बेटा जी, बाइवेलेंट का मतलब क्या था, बाइवेलेंट का मीनिंग क्या था, एक समजात गुण सूत्रों का जोड़ा। मेरे कान खोलकर सुन लीजिए, कई बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर युगली क्या है, बोल रहा हूं फिर से सुन लेना। क्या, समजात गुण सूत्रों का जोड़ा क्या कहला रहा है, युगली। जब जुड़ जाएगा, युग्म हो जाएगा तो बनेगा सिनैप्सिस। क्या बनेगा, सिनैप्सिस। ठीक है, अब आप मुझे बताना युगली का मतलब क्या था, समजात गुणसूत्र का जोड़ा। समजात गुणसूत्र का जोड़ा जो है, लेक्चर ऐसे खत्म हुआ तो हम पढ़ेंगे, वो क्या कहला रहा है, युगली कहला रहा है। जिसका युग्म हो गया यानी जुड़ गई है, लेकिन कौन जुड़ी है, उनकी असंतति अर्धगुणसूत्र जुड़े हैं। क्या बन गया है, सिनैप्सिस हो गया है। मेरे भाई जरा देखकर मुझे बताना, यहाँ पर टोटल इस युगली में ये पूरी संरचना क्या कहला रही है, पूरी
देखो सिनेप्सिस तो ये था, ये जो दो जुड़े हैं असंतति, इसको हमने बोला सिनेप्सिस। लेकिन सिनेप्सिस किसके बीच में हो रहा था? समजात गुणसूत्रों के बीच में, है ना। तो ये समजात गुणसूत्रों का जोड़ा क्या कहला रहा है? युगली कहला रहा है। ये तो पूरी है युगली। जात गुणसूत्रों का जोड़ा क्या कहला रहा है? युगली कहला रहा है। ये तो पूरी है युगली। और ये जो पर्टिकुलरली यहां पर जुड़ा है, इसको हमने बोला है सिनेप्सिस। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज है, सर सिनेप्सिस क्या है, युगली क्या है ना। तो युगली क्या था? जोड़ा था। किसका? समजात गुणसूत्रों का। सर जब ये जुड़ गया, लेकिन जुड़ा क्या इन दोनों को, इन दोनों का जुड़ा क्या? इनकी असंतति अर्धगुणसूत्र जुड़े हैं, तो उससे क्या बना है? सिनेप्सिस। यानी ये वाला क्षेत्र जो है ये कहलाएगा सिनेप्सिस। और ये जब दोनों जुड़ जाएंगे, कौन जुड़ रहे हैं? आपके एक जोड़ी समजात गुणसूत्र, वो कौन है? युगली है। अब मुझे इतनी सी बात बता दीजिए भैया, इस युगली में कितने भुजाएं हैं टोटल भुजा बता दीजिए, बस मुझे बता दीजिए इस संरचना में भुजाएं कितनी है? देखिए है एक ये है, कौन कह रहा नहीं है? एक ये और वैसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, इस गुणसूत्र में कितनी है? दो है ना, जो भुजाएं अभी बताया था। इसमें कितनी है? दो। तो जरा सोचिए, जब युगली का निर्माण होएगा, समजात गुणसूत्र पास पास आ जाएंगे, आ गए, युगली बन गया। और उस युगली में पर्टिकुलरली जो असंतति अर्धगुणसूत्र हैं, जब वो फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो किसका निर्माण हो गया? सिनेप्सिस का। टोटल कितनी भुजाएं हैं यहाँ पर? 4 है या नहीं है ना। तो अब आप मुझे बताएं चतुष्क का मतलब क्या होता है? 4। तो बेटा जी इस युगली में टोटल 4 भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं? इन चारों भुजाओं को मिलकर क्या बोलेंगे? चतुष्कीय संरचना। यानी युगली एक चतुष्कीय संरचना है। ये जो युगली जो है ये एक चतुष्कीय संरचना है, जिसमें टोटल 4 भुजाएं हैं। एक गुणसूत्र की 2 भुजा, दूसरे की भी 2 भुजा, टोटल है कितनी? 4 भुजाएं। आया समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा जी फाइनली मेरे ख्याल से चतुष्क, जिसको हमने बोला है टेट्राड, आ गया होगा। अब एक और डाउट आता है, कई बच्चे ये भी पूछते हैं, सर डायाड क्या पूछते हैं? सर अंग्रेजी में एक शब्द है डायाड। बेटा टेट्राड वर्ड में टेट्रा का मतलब 4, डायाड वर्ड में डी वर्ड आ रहा है, डाया, डाई का मतलब क्या होएगा? 2। आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, एक गुणसूत्र में कितनी भुजाएं हैं? 2। ये मिलकर क्या कहला रहा है? डायाड। 2 भुजाएं मिलकर डायाड। ये 2 भुजाएं मिलकर डायाड, है ना। अब जरा सोचिए, ये डायाड मिलकर क्या हो गया? टेट्राड। नहीं हुआ कि नहीं हुआ? युगली बन गया या नहीं बन गया? जुड़ गए या नहीं जुड़ गए? फ्यूज हो गए नहीं हो गए? आपस में पास आ गए या नहीं आ गए? पास तो आ गए, लेकिन जुड़ा कौन था? असंतति अर्धगुणसूत्र जुड़े थे। कौन जुड़े थे? असंतति अर्धगुणसूत्र जुड़े थे। अब फाइनल से आप बात पूछेंगे, सर कौन जोड़ रहा है, किसने जोड़ा? ये थी बेटा जी हमारी कौन सी? दूसरी अवस्था। ठीक है, युग्मपट। अब आ रही है बेटा जी तीसरी अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी? स्थूल पट यानी पैकेटीन। अब इसको समझते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको 2 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, ये नीला वाला और एक लाल वाला दिखाई दे रहा है। देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली क्रोमेटेड और ये वाली क्रोमेटेड, एक ये और एक ये, क्या एक दूसरे से लिपट गई? हाँ जी सर, लिपट गई। अब लिपटाया किसने? वो सिनेप्सिस किसने कराया? वो जोड़ा किसने था? तो याद रखना, कहीं ना कहीं कुछ एंजाइम्स उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? सिनेप्सिस के लिए। सिनेप्सिस के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? एंजाइम। सिनेप्सिस के लिए उत्तरदायी कौन है? एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो उनको पास ला रहे हैं, वो एंजाइम्स क्या कहलाते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम।
कब लगाएंगे? कल काम करके जाते थे। क्या बोला? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई? प्रश्न आया था ना कि सर डीएनए पर तो आवेश नेगेटिव होता है ना, सर उनकी तो भुजाएं, दो क्रोमेटिड की भुजाएं तो दूर दूर होती हैं, सर फिर दो असंतति को पास पास कौन लाया? लिख दिया मैंने। क्या? सिनेप्सिस करने के लिए उत्तरदायी कौन थे? एंजाइम। उन एंजाइमों का नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब जरा सोचिए, अंग्रेजी का इतना सा वर्ड तो समझ में आता ना, कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, है ना? देखिए क्या वर्ड आ रहा है, कॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज वर्ड जो है वो इंग्लिश के वर्ड से आया, रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना। तो जोड़ने के लिए जो उत्तरदायी एंजाइम है वो कौन है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब आप बोलेंगे कौन से एंजाइम? रिकॉम्बिनेज एंजाइम तो नाम है। कौन से एंजाइम होते हैं जो जोड़ रहे हैं? ये तो नाम है। वास्तविक एंजाइमों का नाम क्या है? अब आपका माथा धनक गया होगा। हो गया ना? आप बोलेंगे सर अभी तो बताया एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम। मैं बोल रहा हूं रिकॉम्बिनेज एंजाइम तो एक नाम है, एक सम्मिलित रूप से नाम दिया गया है दो एंजाइमों को। सम्मिलित रूप से क्या बोला गया? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं मेरे भाई? याद रखना, दो एंजाइम होते हैं। एक का नाम होता है प्रतिबंधन, प्रतिबंधन, और एक होता है लाइगेज। एक होते हैं प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज, और दूसरा है बच्चों याद रखना है आपने कौन सा? लाइगेज। ये दो एंजाइम आपने जिंदगी भर नहीं भूलने हैं। ये दो एंजाइम मिलकर क्या कहला रहे हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। सुनना सुनना, यही क्या कर रहे थे? पास पास ला रहे थे। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये दोनों पास पास लाए जा रहे हैं। कौन ला रहा है इनको? एंजाइम ला रहे हैं। अब इधर देखना, ध्यान से देखना। देखो मान लो ये एक भुजा थी और ये दूसरी भुजा है, ठीक है, और ये एक भुजा है। थोड़ी सी पास बनाते हैं। मशीन कौन दे रहा है? हेलो, अरे वो अपने ये दूसरी भुजा है बेटा, वो ना इमरान भाई को भैया, ठीक है। 1000 रुपए और सब कुछ साइड। अरे इसकी तो बनानी भूल गए दूसरी। हाँ जी, अब शांत हो जा, ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो जी, माल 1000 रुपए हम लगा देगा। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या यहाँ पर आपको, समझाए, क्या यहाँ पर आपको माल इस गुणसूत्र लाल वाले की और इस गुणसूत्र काले वाले की दोनों असंतति अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे के पास चिपकते आ गए हैं, लिपट गए हैं, है ना? कौन लिपटा रहा था? आपने बोला सर एंजाइम लिपटा रहे हैं। सर वो एंजाइम का है। देखिए जहां जहां ये एक दूसरे से लिपट रहे हैं वहीं पर ही तो एंजाइम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? वहीं पर ही तो इन दोनों के बीच में एंजाइम मिलेंगे। सोचो यहाँ इसको मुझे इससे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जो बीच में जो एंजाइम है वो इन दोनों के बीच में मिलेंगे ना, जो दोनों को पास पास लाए। सोचो ये एंजाइम है, ये एक एंजाइम है जो इन दोनों को पास पास लाकर जोड़ रहा है। तुमको लेकर भाई दो पेज हैं, दोनों पेजों को मेरे को जोड़ना है तो बीच में फेविकोल लगाना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई जरा सोचिए, यहाँ पर एंजाइमों को समूह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एंजाइम्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जो इन दोनों भुजाओं को पास पास ला, है ना? तो बेटा जी एंजाइम कौन से थे? ये तो मैंने आपको नाम बता दिया, कौन सा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो थे वो दो थे, एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस और एक लाइगेज। अब ये दोनों एंजाइम मिलकर ये कहला रहे हैं, और ये इन एंजाइमों को मिलाकर हमने ये तो बोला कि ये कंबाइन, लेकिन इन एंजाइम में से क्या मैं आपसे ये बोलूं कि एक एक मतलब सिर्फ एक ही संख्या में ये मिल रहा है? नहीं, गुच्छा मिल रहा है, समूह मिल रहा है। मेरे शब्दों को थोड़ा सा फील करना कि यहाँ पर वो जो दोनों एंजाइम थे ना, एक एक नहीं मिल रहा है, उनका पूरा समूह मिल रहा है। तो ऐसे लगता है गांठ बन रही है। क्या बोलते हैं? ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर ना एक गांठ बन रही है। गांठ बन रही है किसकी? उन दोनों एंजाइमों की। यहाँ पर क्या बन रही है? गांठ बन रही है। बच्चों इस गांठ को हम बोलते हैं पुनर्योजन ग्रंथिका।
क्या नाम देते हैं? पुनर्योजन ग्रंथि का। अब प्यारे बच्चों सोच समझ कर मुझे बताएं, ग्रंथि का मतलब एक ऐसी संरचना, ग्रंथि रूपी संरचना, एक गांठ है जो बनी पड़ी है किससे? एंजाइमों से। और ये एंजाइम यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं। इस ग्रंथिका में क्या मिल रहे हैं? 2 एंजाइम मिल रहे हैं। और वो एंजाइम कौन कौन से? एक मैंने आपको बता दिया, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, और एक था क्या? लाइगेज। ये बताया ना। ये 2 एंजाइमों का जो समूह है उसको मिलाकर हम बोलते हैं क्या? रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोला था ना, जो कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन तो कर दिया, लेकिन खुद भी तो यहाँ पर गुच्छे के रूप में मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे? तो जो संरचना ये बन रही थी ना यहाँ पर, इसको हमने नाम दिया है क्या? पुनर्योजन ग्रंथि का। तो कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? पक्का एक बार रिपीट कर दूं, वापस से सुनो। देखो बेटा, ये इस गुणसूत्र की ये काली वाली भुजा, इस गुणसूत्र की ये लाल वाली भुजा एक दूसरे से लिपट गई है। किसने लिपटाया? सर इन दोनों एंजाइमों ने। अब लिपटाया है, जोड़ा है, इस कारण हमने इन दोनों को नाम दिया रिकॉम्बिनेज एंजाइम। चलो खत्म। अब हमने बोला सर ये एंजाइम जो है एक समूह के रूप में यहाँ पर मिल रही है। अब जब समूह के रूप में मिलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर एक ग्रंथि का ये गांठ सी बन गई है, उसको हमने नाम दिया पुनर्योजन ग्रंथि का या पुनर्योजन गांठ। ठीक है, समझ में आ गया। अब पर्टिकुलरली है ना, ये वर्ड जो है ना पुनर्योजन, इसका मतलब क्या है आप पूछेंगे ना। अब इधर देखना, ध्यान से देखना क्या होने वाला है, समझना। देखिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा, और जो अब मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं उसको बस इतना सा देखना। ये नीली वाली थी और ये लाल वाली थी। क्या यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में? जरा सोचिए। नीली वाली भुजा के पास कुछ लाल वाली का भाग आ गया और लाल वाली भुजा के पास कुछ नीली वाली का भाग आ गया। क्या दो, मेरे शब्द को ध्यान से सुनना, क्या दो असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच में, असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच में एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ? बस इतनी सी बात। हुआ कि नहीं हुआ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नीली वाली भुजा के पास लाल वाली का भाग आ गया और लाल वाली के पास नीली वाली का भाग आ गया। एक्सचेंज नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो सोच समझकर मुझे बताएं मेरे भाई, सोच समझकर मुझे बताएं, क्या यहाँ पर ये जो एक्सचेंज जो कराया जा रहा है, अब आप बोलेंगे ये कौन कराएगा? चलो इन ग्रंथिकाओं ने इनको पास तो ले आइए, ये एंजाइम पास तो ले आए। अब आगे हमें ना क्या करना है, इन दोनों असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच में एक्सचेंज करना है, इनके भागों को बदलना है, आदान प्रदान करना है। सर ये कौन करेगा? तो ध्यान से सुनना, ये एंजाइम क्या करने वाला है? सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये इस लाल वाली भुजा का इतना सा भाग काटेगा और इस काली वाली भुजा का भी कुछ भाग काटेगा। यानी इसने क्या किया? काटा उस गुणसूत्र का कुछ भाग काटा, इस लाल वाली भुजा का कुछ भाग काटा, इस काली वाली भुजा का कुछ भाग काटा। यानी काटने का कार्य किसका? भुजाओं को काटने का कार्य इसका था, इसका। अब काटने के बाद क्या करेगा? ये आदान प्रदान भी करेगा। देखिए डबल काम कर रहा है, काट तो रहा ही है, साथ ही साथ आदान प्रदान भी कर दिया। ठीक है, अब जरा सोचिए, लाल वाली का कुछ भाग काली वाली के पास आ गया और काली वाली का कुछ भाग लाल वाली के पास आ तो गया, लेकिन उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? तो बेटा जी जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? लाइगेज। तो सिंपल सी तो बात है, जरा सोचिए, ये दो भुजाएं दिख रही है। एक बात मुझे बताएं, इस भुजा का कुछ भाग मुझे यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ से काट कर यहाँ लाना और यहाँ लाकर जोड़ना है। सिमिलरली इस भुजा का कुछ भाग यहाँ से काट कर इस भुजा के पास लाना है और इसमें जोड़ना है। तो सबसे पहले दोनों भुजाओं के कुछ भागों को काटूंगा। इसने काटा, काटने के बाद यहां से भी कटा, यहां से भी कटा, कटने के बाद एक्सचेंज भी कर दिया। इसका कुछ भाग यहां ले आया, इसका कुछ भाग यहां ले आया। अब वो जो भाग यहां से यहां आया उसको इससे जोड़ूंगा और इसका कुछ भाग यहां पर आया उसको इससे जोड़ूंगा। जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लाइगेज। ये लो जी, खत्म
तुरंत काम खत्म। तो हमने क्या किया, जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, क्या एक्सचेंज कर दिया, क्या आदान प्रदान कर दिया? असंतति अर्ध गुण सूत्रों के बीच में एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ? डीएनए का, क्योंकि अंदर क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है जीन विनिमय। जीन विनिमय। तो जीन विनिमय मेरे भाई क्या था? बहुत सिंपल सी प्रक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। याद रखना, क्या नाम देते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्या? असंतति अर्ध गुणसूत्र, असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच, असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच डीएनए का आदान प्रदान क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलें आगे। ये खत्म हुआ है मेरे भाई। क्या? ये थी हमारी कौन सी, याद रखना, कौन सी बेटा? स्थूल पट। यानी ये थी हमारी कौन सी, जरा सोचिए, क्या? पैकेटीन, जहां पर एक्सचेंज करा दिया है समजात गुणसूत्रों की असंतति अर्ध गुणसूत्र के बीच में करा दिया है। क्या? एक्सचेंज करा दिया ना। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए, ये समजात गुणसूत्र, इसकी ये भुजा असंतति हो गया। असंतति जो थी, इनके बीच में आदान प्रदान हो गया। अब आप मुझे बताएंगे, जब आदान प्रदान हो गया तो सोचिए, इस गुणसूत्र में कुछ नए लक्षण आए हैं। सोचिए, ये गुणसूत्र में, ये वाला जो नीले वाला था, इसमें कुछ नया लक्षण आया। लाल रंग वाला भाग अगर आ गया तो इस गुणसूत्र में नई इंफॉर्मेशन आई। सोचिए, ये जो लाल वाला था, इसमें अगर नीला वाला आ गया तो इसमें भी बदलाव आया या नहीं आया? बस मैं इतने सब वर्ड सुनना चाहता हूं आपसे, क्या बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा? इस गुणसूत्र में, इस गुणसूत्र में आ रहा है या नहीं आ रहा? बदलाव आ रहा है ना। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जीन विनिमय के कारण विभिन्नता, बताएं, विभिन्नता आती है या नहीं आती? बस इतना सा जरा सोचिए, क्या विभिन्नता उत्पन्न होती है या नहीं होती है जीन विनिमय? अरे भैया, एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा क्या? एक्सचेंज हो रहा है। तो डेफिनेटली क्या होगी? यहाँ पर विभिन्नता आएगी इस गुण। देखो, ये पहले पूरा का पूरा नीला था, अब इसके अंदर लाल वाला भाग आ गया, चेंज नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, विभिन्नताएं नहीं आई। ये पहले पूरा का पूरा लाल था, इसमें नीला भाग आ गया, विभिन्नताएं नहीं आई, बिल्कुल आई है। तो यही तो बोला, जीन विनिमय के कारण क्या आ रही है? विभिन्नताएं आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं। बस इतनी सी बात समझ में आ गई है। याद रखना, अब इसके बाद जो अवस्था आ रही है कौन सी? द्विपट। अब इसमें क्या होने वाला है? बहुत सिंपल तरीके से समझना मेरे भाई, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपको यहां पर गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, और ये वाला देखिए, ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए, एक काला रंग का दिखाई दे रहा है, एक लाल रंग का दिखाई दे रहा है। दोनों की भुजाएं जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस हुआ पड़ा है अभी भी, और आदान प्रदान हो चुका है। ठीक है, अब ये दोनों अब एक दूसरे से क्या होंगी? अलग होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। अब आप मुझे बताना, बस सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूं, जब ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनकी ये जो आपस में लिपटी हुई थी, ये जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो आप मुझे बताना, क्या ऐसी संरचना का निर्माण होगा या नहीं होगा?
बस इतनी सी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या ऐसी संरचना का निर्माण होगा या नहीं होगा? दिमाग लगाएं, होगा या नहीं होगा? जब जरा सोचिए, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, खुलेंगे ना, ये धागे एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, खुलेंगे। जैसे चेन होती है ना, चेन खुलती है ना, उसी तरीके से ये जब दूर दूर जाएंगे और दूर जाएंगे, देखिए दिखाई दे रहा है, और खींचेगा तो एक आकृति आपको दिखेगी ऐसी। देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको इस आकृति में एक एक्स आकार दिख रहा है? एक्स, कोई एक्स आकृति की संरचना दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है ना बेटा। यही एक्स आकृति की जो संरचना होती है, इसे बोला जाता है काइजमेटा। याद रखना, इसी को क्या बोला जाता है? काइजमेटा। और ये ना आप खुद कर कर देख सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप दो धागे लीजिएगा, दो धागे, ये दो धागे लीजिएगा और दोनों को बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, कैसे कैसे, देखो एक सेकंड रुको, मैं बताता हूं। मेरे पास है नहीं तो मैं आपको कर कर दिखाता। दो धागे लीजिएगा और दोनों को इस तरीके से करना, दोनों बिल्कुल लिपट जाए, कुंडलित हो जाए, ठीक है। फिर उन दोनों को खींचना। जब आप खींचेंगे ना, उन दोनों को अलग करेंगे ना, तो इस तरीके से ना एक एक्स आकृति की क्या बनेगी? रचना दिखाई देगी, बनेगी, दिखेगी। उसी को बेटा हमने बोला है काइजमेटा। तो काइजमेटा कब बन रही है, कब दिखाई देगी? सीधा सीधा द्विपट अवस्था खत्म। तो अब आप मुझे बताएं, द्विपट अवस्था में क्या हुआ? सोच समझ कर मुझे बताएं, द्विपट अवस्था में आपको क्या दिखाई दिया? आप सीधा बोलेंगे सर, द्विपट अवस्था में यानी डिप्लोटीन में सिनेप्सिस खत्म होना प्रारंभ करता है। यह सिनेप्सिस खत्म होता है। और जब सिनेप्सिस का मतलब जुड़ रहे थे, सिनेप्सिस अगर खत्म हो रहा है तो अलग हो रहे होंगे। सोचिए, ये देखो, ये मेरे हाथ है, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये दो धागे हैं, यूं सिनेप्सिस हुआ पड़ा है। अब जरा सोचिए, ये जब अलग होंगे, खुलेंगे, ऐसे जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। अब जरा सोचिए, जाते समय ये ऐसे लिपटे हुए थे, जाते समय ये धागे खुल रहे हैं और एक्स आकृति की संरचना दिखा रहे हैं, और फिर ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक्स आकृति की संरचना बनी, ये कब बनी? जब सिनेप्सिस धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ठीक है। तो याद रखना, इस अवस्था में क्या होता है? सिनेप्सिस समाप्त होना प्रारंभ करता है। यह सिनेप्सिस समाप्त होता है, सिनेप्सिस समाप्त होता है और समजात गुणसूत्रों की असंतति अर्ध गुणसूत्र जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो एक्स आकार की एक संरचना बनाते हैं। और असंतति अर्ध गुणसूत्र एक्स आकार की संरचना बनाते हैं, जिसे, हाँ जी, क्या बोला है? काइजमेटा, जिसे काइजमेटा कहते हैं। बस इतनी सी थी बात, ये है काइजमेटा। अब सीधी सी बात है, ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग। सिनेप्सिस हो जाएगा पूरा खत्म, ठीक है। अब आखिरी अवस्था आएगी, कौन सी बेटा जी? आपकी पारगतिक्रम। अब ये सोचना, क्या ये हमारी पूर्वावस्था प्रथम की आखिरी अवस्था है कि नहीं है ना? समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो गए। कौन अलग हो गए हैं? समजात गुणसूत्र अलग हो गए, ठीक है। अब देखना वो चीजें
जो हमने समसूत्री की पूर्व अवस्था में पढ़ी थी क्या क्या होने वाली। देखिए, केंद्रक आवरण समाप्त, खत्म हो जाएगा, जो याद करिए वहां पर हुआ था। तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। कौन ध्रुवों पर पहुंच गए? तारक केंद्र। और क्या निकालना स्टार्ट कर दिया होगा? तर्कु तंतु। ठीक है भैया, और जरा सोचिए, केंद्र का आवरण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जरा सोचिए और क्या होएगा, यहां पर लिख देता हूं, कितने बिंदु हैं? 3। चौथा, कोशिका द्रव्य गाढ़ा। कोशिका द्रव्य कैसा हो जाएगा बेटा? गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और कोशिकांग दिखाई नहीं देंगे। केंद्रिका खत्म, सब कुछ जो सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी, अब वो सारी चीजें इस अवस्था में हो रही हैं। तो हमने क्या क्या चेंजेस देखे? देखिए, वहां पर पूर्वावस्था में जो हुआ था वो यहां पर हो तो रहा है, लेकिन सब कुछ कहां पर हो रहा है? इस अवस्था में हो रहा है। लेकिन इससे पहले वाली अवस्थाओं में क्या क्या हुआ था वो बताना जरूरी था। क्या वहां पर जरा याद करिए, समसूत्री विभाजन में पूर्व अवस्था में समजात गुणसूत्रों के बीच में कहीं ना कहीं हमने आदान प्रदान कराया था क्या? नहीं। क्या विभिन्नताएं लेकर आए थे क्या? नहीं। चेंजेस लेकर आएंगे? नहीं, जो यहाँ पर हो रहा है। आई होप ये पूरी समझ में आ गई होगी। पूर्वावस्था प्रथम, अब सीधा है, अब देखिए क्या मध्यावस्था प्रथम। क्या दिखाई दे रहा है? जरा देखकर मुझे बताएं बेटा जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? समझना बेटा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? वहां की मध्यावस्था और यहाँ की मध्यावस्था में, समसूत्री की मध्यावस्था और अर्धसूत्री प्रथम की मध्यावस्था में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? वहां पर सारे गुणसूत्र एक साथ एक लाइन में लगे थे, लेकिन यहाँ पर समजात गुणसूत्र एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। अब आप मुझे बताइएगा, क्या वहां पर ऐसा था? फिर से कॉमन सेंस लगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखो, ये समसूत्री में ऐसा था, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से। लेकिन अर्धसूत्री की मध्यावस्था प्रथम में क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4। ये है डिफरेंस, दिख रहा है? अब वहां पर याद करिए, यहां पर तारक केंद्र से तर्कु तंतु निकले थे, यहां पर गए थे। और सोच समझकर मुझे बताएं, एक गुणसूत्र से दोनों ध्रुवों से आए हुए तर्कु तंतु जुड़ रहे थे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या बोला? एक गुणसूत्र से दोनों ध्रुवों से आए हुए तर्कु तंतु जुड़ रहे थे। लेकिन यहां पर देखना क्या दिखाई दे रहा है, बताएं, दिखा डिफरेंस? एक गुणसूत्र से केवल एक ध्रुव से आया हुआ तर्कु तंतु जुड़ रहा है, दूसरे से नहीं जुड़ रहा है। उसी प्रकार इस गुणसूत्र से एक ध्रुव से आया हुआ तर्कु तंतु जुड़ रहा है, दूसरे वाला नहीं जुड़ रहा है। ये था डिफरेंस। अब आप मुझे बताएं, इसके बाद क्या होएगा? आप सीधा बोलेंगे क्या? पश्चावस्था प्रथम आएगी। अब पश्चावस्था प्रथम में जरा सोचिए, क्या गुणसूत्र टूटेगा? क्या गुणसूत्र बिंदु टूटेगा? क्या दिमाग लगाएं, या पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले लिया जाएगा? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सोचिए, यहां पर क्या हुआ था? इसको हमने तोड़ा था, यहां पर तोड़ेंगे नहीं, इस पूरे के पूरे गुणसूत्र को उठाकर ले लिया जाएगा। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या गुणसूत्र टूटता है? नहीं, गुणसूत्र नहीं टूटता। अब जरा दिमाग लगाए, गुणसूत्र अगर नहीं टूटता तो क्या अर्ध गुणसूत्र बनेंगे? नहीं बनेंगे। गुणसूत्र टूटा ही नहीं, अर्ध गुणसूत्र नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? इसको एक और तरीके से भी बोल सकता हूं। सोचो, ये हमारा गुणसूत्र है बेटा, ठीक है? माइटोसिस में हमने देखा था ये टूट गया था, ऐसा ही देखा था ना? लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक ही से उठाकर ले आए नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ भी है।
से उठाकर ले जाएंगे, पूरा का पूरा गुणसूत्र आ जाएगा। देखो ना यहाँ पर ये लाल वाला पूरा आ रहा है और इस लाल वाले की भुजा पर देखो देखो नीला का भाग है। उसी तरीके से ये नीले वाला पूरा का पूरा उठाकर लाया जा रहा है, जिसके नीले पे थोड़ा सा लाल का भाग है या नहीं है या नहीं है। सोचो, आपने समजात गुण सूत्रों को क्या कर दिया है, तोड़ा नहीं है, विपरीत ध्रुवों की ओर भेज दिया है। भेज दिया नहीं भेज दिया, भेज दिया। तो याद रखना, इस अवस्था में गुणसूत्र नहीं टूटता या गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु नहीं टूटता। अब जिनको ये समझ में नहीं आया गुणसूत्र बिंदु नहीं टूटता, जरा देखिए ये वाली जो जगह थी ये गुणसूत्र बिंदु ही तो था। आप मुझे बताया अगर इसको मैं यूं का यूं उठा कर ले आऊंगा तो क्या गुणसूत्र बिंदु टूटा? नहीं। लेकिन यहां पर जरा सोचिए, इसको मैंने जब तोड़ा, ये आपका गुणसूत्र बिंदु टूट गया नहीं टूट गया? आधा गुणसूत्र ये रहा, आधा गुणसूत्र ये रहा। अरे भैया सीधी सी बात है, गुणसूत्र को तोड़ोगे नहीं तो गुणसूत्र बिंदु भी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप गुणसूत्र को तोड़ दोगे तभी तो अर्ध गुणसूत्र बनेंगे, तभी तो गुणसूत्र बिंदु टूटेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं गुणसूत्र नहीं टूटता या गुणसूत्र बिंदु नहीं टूटता, है ना। सीधा सीधा बोला, समजात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। और आखिरी अवस्था है अंत्यावस्था प्रथम। भैया पहुंच गए हैं कौन? समजात गुणसूत्र पहुंच गए। एक समजात गुणसूत्र इधर आ गया, एक समजात गुणसूत्र इधर चला गया। अब सोचिए क्रोमोसोम 1 है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस जगह पर ये जो नई कोशिका बनने वाली है इसमें क्रोमोसोम 1 है मम्मी का, यहाँ पर है 1 पापा का। लेकिन जरा सोचिए, जो कोशिका जिसमें विभाजन हुआ था उस कोशिका में गुणसूत्र 1 मम्मी का भी था और पापा का भी था। जरा सोचिए गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है या नहीं हो गई? संख्या आधी हो गई है या नहीं हो गई? सोचिए, समझ में आया? तो बेटा अंत्यावस्था प्रथम में क्या होएगा ये आप जानते हैं, ये सेम टू सेम समसूत्री की जैसी होगी। क्या? जरा सोचिए, केंद्र का आवरण वापस से आ जाएगा, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग दिखना वापस से स्टार्ट हो जाएंगे, गुणसूत्र जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपनी वो खत्म कर देंगे, वो गुणसूत्र नहीं दिखाई देंगे, वो वापस से फैल जाएंगे क्रोमेटिन। यानी जो वहां पर पड़ा था ना सेम टू सेम यहाँ पर है। यानी अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था अर्धसूत्री प्रथम के जैसी होती है, तो आप बोलेंगे सर अंत्यावस्था प्रथम यहाँ की और अंत्यावस्था वहां की सेम टू सेम है, बस फर्क इतना सा है, इस अंत्यावस्था में केंद्रक आवरण जो बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है? अर्ध गुणसूत्र के पूर्ण गुणसूत्र, पूर्ण गुणसूत्र। वहां पर किसके ऊपर बना था? अर्ध गुणसूत्र। बस अब आप फाइनली मुझे बताएं, क्या गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है नहीं हो गई है? अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनेंगी, उन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 23। गुणसूत्र पहला एक यहाँ है, एक पहला यहाँ है, तो आधा आधा कर दिया या नहीं कर दिया? सोचो, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, पूरा बता चुका हूं पहले से ये चीज, ठीक है? क्लियर है, समझ में आ गया? अभी सीधी सी बात है, ये क्या करेंगे बेटा? G1, फिर उसके बाद किसमें जाएंगी? G2। ऐसा अवस्था होगी नहीं, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। क्यों नहीं होगी ऐसा अवस्था? क्योंकि यहाँ पर अर्ध गुणसूत्र नहीं है, कौन है? पूर्ण गुणसूत्र है। फिर साहब G2 हो जाएगा, नई कोशिका बड़ी हो जाएंगी, फिर उनमें वापस से क्या होएगा? समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री सेकंड, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब आप मुझे ये बता दीजिए फाइनली कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4, क्योंकि मैंने आपको बताया मियोसिस सेकंड इज इक्वल टू समसूत्री विभाजन, यानी वहां पर जो हमने समसूत्री में पढ़ा वैसा का वैसा होने वाला है इन कोशिकाओं में। ये जो पुत्री कोशिका बनी है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है, खत्म, इतना ही था। नीट के स्तर पर देखें तो हमने एक एक चीज कवर कर ली है। बस एक लास्ट चीज है जो आप में से पूछेंगे, सर इसका महत्व क्या है? अर्ध सूत्री का महत्व क्या है? जो वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सोचिए, अर्धसूत्री क्यों कराया? क्यों कराया अर्धसूत्री? ताकि क्या बन सके? अगुणित युग्मक का निर्माण हो सके। किसका निर्माण हो सके? अगुणित युग्मक का। क्यों करेंगे?
निर्माण क्यों करेंगे? अब जरा सोचिए, जब दो अगुणित युग्मक जुड़ेंगे तभी तो द्विगुणित जीव बनेगा या नहीं बनेगा, समझ में आया? तो द्विगुणित जीव बनाने के लिए एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तभी तो अगुणित कोशिका बनेगी, फिर वो अगुणित जुड़ेंगी, फिर द्विगुणित बनेगा। तो याद रखना क्या कि अगुणित युग्मक का निर्माण करने के लिए हम कराते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और दूसरी चीज जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण विभिन्नताएं आएंगी? सोचो, क्या विभिन्नता आएगी या नहीं आएगी? कौन सी अवस्था थी जिसके कारण विभिन्नता आ रही थी? दिमाग लगाओ, कौन सी अवस्था थी जिसमें विभिन्नता आ रही थी? कौन सी अवस्था थी जिसमें आदान प्रदान हो रहा था? वही जो चीज थी वही सबसे इंपॉर्टेंट थी जो विभिन्नता ला रही थी। याद करिए, कौन सी? स्थूल पट यानी पैकाइटीन, जिसमें हो रहा था क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय। समझ में आया? तो दो मेन चीजें हैं, अगुणिता लाने के लिए, विभिन्नता लाने के लिए क्या कराते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ये सिंपल सी चीज है, इसको सिंपल रहने दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स जटिल मत बनाइएगा। सिंपल तरीके से सिंपल चीज को समझना, खत्म। समझ में आया? तो बेटा जी आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कंप्लीट किया है हमारा अध्याय, है ना? अर्धसूत्री विभाजन पूरा कंप्लीट किया है, सारी चीजें हो गई हमारी कंप्लीट। अब समय हो रहा है किस चीज का भैया? आपके क्विज का। पहला प्रश्न बेटा जी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? सोच समझकर मुझे बताएं, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट? दूसरा प्रश्न, कायजमेटा किस अवस्था में दिखाई देता है? कायजमेटा एक्स आकृति की जो संरचना थी किस अवस्था में दिखाई देती है? युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगतिक्रम? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था जीन विनिमय, बताया मैंने आपको, अभी बताया जीन विनिमय किसमें हो रहा था? सिंपल, कौन? पैकिटीन यानी स्थूलपट। इस अवस्था में क्या हो रहा था? जीन्स का यानी डीएनए का आदान प्रदान। डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? याद रखना, जीन। ये जो डीएनए होता है ना, जो गुणसूत्र में मिल रहा था, इसका छोटा सा भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब जरा सोचिए, इस डीएनए के भाग को काटकर, या गुणसूत्र में ही तो मिल रहा था ये डीएनए, इसको अगर आप काट के यहां से यहां ले गए तो किसको लेकर जा रहे हो? जीन को ही तो लेकर जा रहे हो, डीएनए को ही तो लेकर जा रहे हो, गुणसूत्र के एक भाग को ही तो लेकर जा रहे हो, आदान प्रदान नहीं करा रहे। तो क्या कहलाएगा? जीन विनिमय। तो कहां पर हो रहा है जीन विनिमय? स्थूलपट में, पैकिटीन में। हाँ जी, एक्स आकृति की संरचना कौन? कायजमेटा। कहां दिखाई दी थी? जहां जीन विनिमय हुआ था उसके बाद समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होंगे, जब अलग होंगे तो उनकी असंतति अर्ध गुणसूत्र जो थे एक एक्स आकृति की संरचना दिखाएंगे। तो किसमें होएगा? जरा सोचिए, स्थूल पट के बाद क्या आता है? द्विपट। आंसर क्या हो जाएगा? द्विपट। बताएं, समझ में आया नहीं आया? तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर, और ये खत्म हुआ है हमारा ये अध्याय। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्लास में